नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीवी की दुनिया में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते थे। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। 2 टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और रिपब्लिक टीवी की जांच चल रही है। रिपब्लिक भारत टीवी हैरत अंगेज तरीके से पिछले 6 हफ्तों से नंबर 1 चैनल बना हुआ था। तब यह कहा गया था कि सुशांत सिंह पर एक तरफा कवरेज से उसे ज्यादा दर्शकों ने देखा और उसकी लोकप्रियता बढ़ी। अब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी समेत 3 टेलीविजन चैनलों पर टीआरपी में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के आयुक्त परमवीर सिंह ने कहा कि न्यूज ट्रेंड में जोड़ तोड़ और हेराफेरी कैसे की जाती है, झूठी कहानी कैसे गढ़ी जाती है और गलत बात कैसे फैलाई जाती है, पुलिस तफ्तीश में इसकी भी जांच की जाएगी। इस पूरे मामले का विश्लेषण किया जाएगा। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे पूर्व सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर पुलिस वालों ने जिस तरह से अचानक और बर्बर लाठीचार्ज किया था, उसके खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आरएलडी ने महापंचायत रखी, जिसमें आरएलडी के कार्यकर्ताओं के अलावा जाट समाज से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि इसे लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है। इसमें विशेष बात यह दिखी कि कांग्रेस सांसद और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस महापंचायत में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रही कांग्रेस योगी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरा दम लगा रही है, लेकिन वो जानती है कि वो अकेले दम पर ऐसा नहीं कर सकती, उसे साथ चाहिए। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का इस बैठक में पहुंचना इस बात को बताता है कि कांग्रेस योगी सरकार से लड़ने के लिए अपनी ओर से मुलाकात का हाथ बढ़ा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 1.25 साल का ही वक्त बचा है। तबलीगी जमात की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एक जूनियर अफसर से हलफनामा दाखिल कराकर उसने अदालत के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस अदालत के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। जूनियर अधिकारी ने हलफनामा दायर किया है, यह गोलमोल है। उन्होंने नया हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें अनावश्यक बकवास नहीं होनी चाहिए। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने मरकज निजामुद्दीन मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो बताए कि मरकज के मामले में खराब रिपोर्टिंग के क्या उदाहरण हैं, लेकिन इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि उसके पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के जिस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसी के आरोपियों में से एक मंजू वर्मा को अब जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में मंजू वर्मा का भी नाम है। मंजू वर्मा पूर्व में नीतीश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उन्हें जेल हुई थी और फिलहाल वो जमानत पे बाहर हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर चीनी सेना के भारत में घुसाने के 5 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार इस पर अपनी ही जनता से जानकारियां छिपाने की नीति पर चलती दिखती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर पार दोनों ओर से हजारों सैनिकों की तैनाती के बावजूद केंद्र सरकार सच नहीं बोल रही है। इसे इससे समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से 2017 के बाद से अब तक की तमाम चीनी घुसपैठ की जानकारियों को हटा दिया है। ये जानकारियां मासिक रिपोर्ट के रूप में डाली गई थी, पर वे अब वहां नहीं हैं और हटाई जा चुकी हैं। कांग्रेस आला कमान के बीच में कूदने के बाद राजस्थान के सियासी दिग्गजों अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा जैसे तैसे शांत हो पाया था, लेकिन गहलोत ने ठंडी पड़ चुकी आग में घी डाल दिया है। राजस्थान पुलिस ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेश सिंह
और एक न्यूज चैनल के पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि ये लोग जैसलमेर के होटल में ठहरे विधायकों के फोन टैप किए जाने को लेकर भ्रामक और गलत खबरें फैला रहे थे। राजस्थान में चले पॉलिटिकल ड्रामे के दौरान पायलट कैंप ने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत अपने ही खेमे के विधायकों के फोन टैप करवा रहे हैं। हालांकि तब भी राजस्थान पुलिस ने इससे इनकार किया था। याद दिला दें कि गहलोत ने अपने कैंप के विधायकों को जयपुर और जैसलमेर, जबकि पायलट ने अपने विधायकों को मानेसर में रखा था। लोगों को हैरानी इस बात की है कि अगस्त की घटना को लेकर अब जाकर एफआईआर दर्ज करने की क्या वजह है। कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सचिन पायलट की सियासी ख्वाहिश राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत और समर्थकों को सत्ता सौंपना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में रोज नए दावे सामने आ रहे हैं। इस केस के आरोपियों ने हाथरस के एसपी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। मामले में 4 आरोपियों ने जेल से भेजे गए पत्र में लिखा है कि मुख्य आरोपी संदीप के साथ पीड़िता की दोस्ती थी और पीड़िता के घर वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। पूरा परिवार इसे लेकर नाराज था। उन्होंने परिवार वालों पर ही पीड़िता को मारने का आरोप लगाया है। हाथरस एसपी को लिखे गए पत्र में आरोपियों लवकुश, रवि, रामकुमार उर्फ रामू और संदीप उर्फ चंदू ने अपने अंगूठे भी लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद अलग अलग दिन पर आरोपियों के नाम शामिल किए गए और उन लोगों को जेल भेज दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग में अब 20 से भी कम दिन बच गए हैं। बिहार बीजेपी ने प्रचार की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है और एक प्रस्ताव रखा है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। अहम बात यह है कि इन रैलियों में पीएम मोदी उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार नीतीश की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान अभी भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में पीएम मोदी रैलियों में क्या एलजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे या कोई दूसरी रणनीति अख्तियार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान मोदी की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन वे नीतीश के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव तो ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जोरदार झटका लगा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके बक्सर जिले की किसी सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर शुभ चिंतकों के लिए एक भावुक पोस्ट लिखी है और कहा है कि वे शुभ चिंतकों के फोन से परेशान हैं। उन्होंने लिखा है कि वे उनकी चिंता और परेशानी भी समझते हैं, क्योंकि सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। पांडे ने आगे लिखा है कि हताश और निराश होने की कोई बात नहीं है, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। पांडे ने शुभ चिंतकों से धीरज रखने और फोन न करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि उनका पूरा जीवन बिहार की जनता को समर्पित है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। हाल ही में सिद्धू को कांग्रेस का भविष्य बताने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की राय बदली हुई दिख रही है। हरीश रावत ने कहा है कि सिद्धू के लिए अभी पार्टी और राज्य सरकार में कोई जगह नहीं है। रावत के इस बयान से सिद्धू के कांग्रेस में फिर से स्थापित होने की उम्मीदों को झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस सिद्धू के राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा में अपनी ही राज्य सरकार पर हमला करने से नाराज है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को मोगा में राहुल गांधी की जो रैली हुई थी, उसमें सिद्धू ने जिस तरह अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ हमला बोला था, उससे पंजाब कांग्रेस के नेता असहज हो गए थे। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।